प्लीज। जी। मैं संगीता शर्मा, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला नरोत्ती का पास, संकुल गनियारी, विकासखंड तखतपुर। हाँ, मैं कक्षा 7वीं से विषय विज्ञान के बारे में ले रही हूँ, जिसमें जो हमारे पाठ का नाम है वो है, आप लोग थोड़ा सा गैस करने की कोशिश कीजिएगा कि जो एक प्राकृतिक संसाधन है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, और जिसकी बहुत मात्रा भी है पृथ्वी पर, फिर भी उसकी कमी है। हाँ, हाँ, आप लोगों ने सही समझा। उसका नाम है, पाठ का नाम, जल। तो जल, आज विश्व पर्यावरण दिवस है, वो भी हमारे पर्यावरण में बहुत बड़ा महत्व रखता है। तो इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे सर। हाँ, पाठ में हम पढ़ेंगे, जल एक प्राकृतिक संसाधन, जीवन निर्वाह के लिए जल का महत्व, पेयजल, जल शोधन, आसुत जल, जल के भौतिक गुण, जल एक अनोखा विलायक, समुद्री जल का खारापन। सबसे पहले लेते हैं हम लोग जल एक प्राकृतिक संसाधन। पृथ्वी पर लगभग 3/4 भाग जो है जल का है। पृथ्वी पर जो जल है वो पृथ्वी के भाग का, पृथ्वी का जितना भी भाग जल है उतने भाग का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। और उसमें फिर भी ये कहा जाता है कि पानी, जल की कमी है। तो ये जो भाग है, तीन भागों तीन भागों में बटा हुआ है ये पानी। सबसे ज्यादा मात्रा में महासागर, 97%, 97% जो है महासागर में रहता है, और 2% हिमखंडों में, और 1% जो है अन्य स्रोतों में है। जैसा कि इस चित्र में दिखाया जा रहा है, नीला भाग जो दिख रहा है हमारा आसमानी रंग का, वो 97% है जो कि महासागर में है, और 2% भाग जो है हिमखंड मतलब बर्फ के रूप में है, और 1% भाग जो है अन्य स्रोत, नदी, भूमिगत जल, झील, इन सब में पाया जाता है। लेकिन ये कहा जाता है कि फिर भी कम है। कम क्यों है? इसका कारण ये है कि जो महासागरों में पाया जाता है वो, उसमें बहुत मात्रा में लवण पाए जाते हैं, जिससे उसको काम में लेने योग्य, लेने में बहुत मुश्किल है। तो इस पानी को हम पीने, नहाने, कपड़े धोने और सिंचाई के लिए अनुपयोगी मानते हैं। दूसरा है हिमखंड। हिमखंड को इसको पानी के रूप में बदलना भी बहुत मुश्किल है। इसलिए तीसरा बचा हमारा 1% भाग जो अन्य स्रोतों में है, उस वही पानी जो है हम लोगों के उपयोग के लिए है। इसलिए कहा जाता है कि पानी की कमी है। इसलिए हमें पानी को बहुत ही मितव्ययता से काम में लेना चाहिए, बिना मतलब का इसको बर्बादी नहीं करना चाहिए। अब अगला है उत्पादों में जल की प्रतिशत मात्रा। जैसे सभी सजीवों में जल की मात्रा अलग अलग होती है, जंतुओं में भी, पौधों में भी। तो जैसे पहला है हमारे हाथी। हाथी में उसके वजन के आधार पर 80% भाग जो रहता है पानी रहता है। पेड़ में 60%, ब्रेड में 30%, और दूध में सबसे ज्यादा मात्रा में 95%, और टमाटर में 90%, संतरा में 85%, और आलू में 80% भाग रहता है। और मनुष्य के शरीर में
आगे कीजिए सर, तो स्लाइड को आगे। मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा 70% होती है, हमारा भार का 70%। कि मान लो किसी का वजन 100 किलो है, तो उसका 70 किलो जो है पानी, उसमें 70 लीटर जो पानी होगा उसका, बाकी 30% उसका बाकी चीजों का भार होगा। तो अब हमें पानी, लगभग हमें पानी जो है रोजाना दैनिक जीवन में रोज 2 से 3 लीटर जल की आवश्यकता होती है। उतना पानी हमें जरूरत है कि डेली हम उसको पिए। ये पानी जो है हमारे शरीर के विभिन्न क्रियाओं के संचालन के लिए आवश्यक है, जिससे कि जल हमारे शरीर में अमाशय में भोजन को पचाने में तथा पचे हुए भोजन के अवशोषण एवं शरीर में उसके संवहन के लिए आवश्यक है। हम प्रतिदिन जल का निष्कासन मूत्र एवं पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए करते हैं। पसीने के रूप में जल का निकालना हमारे शरीर के ताप को बनाए रखता है, नियंत्रित रखता है, उसको बढ़ने नहीं देता ताप को। तो इसलिए हमें पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करना चाहिए, और जिससे कि हमारी सभी जैविक क्रियाएं संचालित होती रहें। इसी तरह पौधों में भी जल की उतनी ही आवश्यकता है। जैसे किसी बीज को हम लगाते हैं तो उसमें पानी डालेंगे तभी वो अंकुरित होगा, और उसके बाद धीरे धीरे वो बढ़ेगा, और उसके लिए वृद्धि के लिए उसे पानी की आवश्यकता होती है। पौधों की जड़ें जो हैं जल के साथ खनिज लवण को पौधे तक पहुंचाती हैं, और वो भोजन बनाने का कार्य करते हैं। नदी, तालाब और समुद्र में भी रहने वाले पौधे जंतु के लिए पानी जो है रहने का स्थान है, आवास है, जिनमें जीव जंतु जो है पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन क्रिया में तथा जलीय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में करते हैं, जिससे कि वो भोजन बनाते हैं। तो जलीय जीव में आ जाते हैं जैसे कमल, जलकुंभी, मछली, और जलीय सूक्ष्म जीव में आ जाता है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। अब आता है पेयजल। पेयजल पेयजल पीने योग्य पानी को कहा जाता है। पीने योग्य पानी समुचित रूप से उच्च गुणवत्ता वाला पानी होता है। इसको सभी स्रोत जो रहते हैं पानी के पीने योग्य नहीं होते, उनमें बहुत सारे निलंबित कण पाए जाते हैं, घुलित लवण पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं, इसलिए उनको हम पीने योग्य नहीं मानते। तो इसके लिए हमें जल शोधन यंत्र के द्वारा भी जल को शुद्ध किया जाता है, उससे अशुद्धियां और जीवाणुओं को दूर किया जाता है। जल शोधन में बहुत सारे जल शोधन या वाटर प्योरिफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग पानी में मौजूद अशुद्धियों को दूर करने के लिए किया जाता है। पानी में कई अशुद्धियां जैसे शारीरिक, रासायनिक और जैविक संदूषक होते हैं, इसलिए जल शोधन प्रक्रिया, वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस अवांछनीय दूषित पदार्थों, जैविक अशुद्धियों, निलंबित ठोस पदार्थों और गैसों को हटा देती है। और इसको शुद्ध करने के लिए, पीने योग्य बनाने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। सर आगे कीजिए स्लाइड को, जो कि हम उपयोग में लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है फिल्ट्रेशन, एक छानना, ये इसमें दिखाया जा रहा है चित्र में कि छान कर भी हम पानी को पीने योग्य बना सकते हैं। क्लोरीनीकरण, जिसमें विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर को मिलाया जाता है, जो यहाँ पे हरा रंग का दिख रहा है डिब्बा में, वो क्लोरीनीकरण का चित्र है। आगे इसमें तीसरे नंबर पे है पोटेशियम परमैंगनेट। पानी में हम लाल दवा या पोटेशियम परमैंगनेट को डाल कर भी पीने योग्य बना सकते हैं। इसके बाद 4 नंबर पर आ ही नहीं रहा, इसमें 4 नंबर, हाँ, सिरेमिक कैंडल युक्त फिल्टर। सिरेमिक कैंडल, जो यहाँ पे 2 कैंडल दिख रही हैं, इसके अंदर पानी जो है छनता है और पानी पीने योग्य बन जाता है। ये 2 कैंडल दिख रही हैं यहाँ पे नीचे, और
पांचवा है पराबैंगनी विकिरण, जो नीले रंग का यहाँ पे दिख रहा है। इसमें इसके द्वारा भी आजकल पानी को पीने योग्य बनाया जाता है, सभी कीटाणु रहित और जीवाणु रहित कर दिया जाता है। इस तरह पानी को हम पीने योग्य और काम में लेने योग्य बना सकते हैं। आगे कीजिए सर। आसुत जल। आसुत जल वह जल है जो कि यह पीने के लिए उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि इसमें जीवन के लिए आवश्यक लवण अनुपस्थित होते हैं। इसका उपयोग चिकित्सीय कार्यों जैसे दवाइयां बनाने, शल्य उपकरणों आदि को धोने में किया जाता है। इस आसुत जल को हम खुद से अपने घर में भी बना सकते हैं। किसी बर्तन में उबलता हुआ पानी लेकर उस पर पारदर्शी पन्नी या प्लास्टिक की शीट को लगा देते हैं, बांध देते हैं, और उसके ऊपर और उस बर्तन के अंदर नीचे इतना पानी डालते हैं कि जिससे एक कटोरी रखें तो वो तैरे नहीं। तो कटोरी को हम अंदर रख सकते हैं, और एक कटोरी रखने के बाद प्लास्टिक की शीट को उस पर बांध देते हैं और ऊपर एक पत्थर रख देते हैं। और जब वो पानी भाप बनेगा और संघनित होकर वो प्लास्टिक की शीट पर जाएगा, और नीचे जब पानी टपकेगा तो कटोरी में आ जाएगा। उसको बीच में रखना कटोरी को। इस तरह हमारा आसुत जल घर में भी तैयार किया जा सकता है। आगे कीजिए सर। सर, जल के भौतिक गुण, जो कि हमें देखने से पता चल जाता है कि जल का रंग कोई नहीं होता जल का, इसलिए वो रंगहीन होता है। गंध, उसमें कोई गंध नहीं आती, इसलिए गंधहीन होती है। स्वाद का स्वाद भी कुछ नहीं होता, इसलिए स्वादहीन कहा जाता है। पारदर्शिता, जल जो है पारदर्शी होता है, और पारदर्शी होने के कारण ही यह समुद्र में जलीय पौधों तक पहुंचता है और वो अपना भोजन तैयार करते हैं। अगला है अवस्था। अवस्था जो है ठोस, द्रव, गैस, तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, लेकिन सामान्य ताप पर अवस्था जो रहती है द्रव अवस्था रहती है। और उसके बाद आता है जल का ताप। तो आगे कीजिए। जल का तापमान, जल जो है हिमांक, जो कि जिस ताप पर पानी जम जाता है या बर्फ के रूप में बदल जाता है, उसको कहते हैं जल का हिमांक। वो ताप है 0 डिग्री सेल्सियस। और जिस ताप पर बर्फ वापस गल जाती है, वापस पानी में बदल जाती है, द्रव रूप में बदल जाती है, उसको हम कहते हैं गलनांक। तो जल का गलनांक भी 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है। अगला है क्वथनांक। क्वथनांक, जब पानी को हम गर्म करते हैं, उबालते हैं, तो वो जब उबलता है तो उसमें से भाप निकलती है। इस पॉइंट को, इस ताप को हम कहते हैं क्वथनांक। क्वथनांक जो रहता है वो 100 डिग्री सेल्सियस रहता है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसी ताप पर वो संघनित भी होता है। तो मतलब ठंडा करने पर वापस वो पानी के रूप में बदल जाता है। इसको संघनन भी कहा जाता है। पानी को, भाप को जब ठंडा करते हैं और उसको हम संघनन कहते हैं, वो पानी में बदल जाता है। और इसी तरह जब ग्रीष्म गर्मी के दिनों में हम लोग कूलर का उपयोग करते हैं, तो कूलर में जल को पंप द्वारा 3 और लगी चटाइयों पर गिराया जाता है, तो हवा गीली चटाइयों में से अंदर आती है और जल का वाष्पीकरण ठंडा होकर वो ठंडी हो जाती है, और कूलर में लगा पंखा जो है ठंडी हवा देने लगता है। आगे कीजिए सर। इस तरह कूलर हमें ठंडी हवा देने लगता है। जल की विद्युत चालकता, आसुत जल जो है, अगर आसुत जल को हम देखें कि क्या वो विद्युत का सुचालक है, तो उसके लिए हम एक बीकर में आसुत जल लेकर, बीकर में आसुत
जल लेकर उसमें कार्बन की दो छड़ लगाकर, इलेक्ट्रोड लगा, दो छड़े लगाकर और उसको सेल और बल्ब से जोड़ दिया जाता है और तार के द्वारा, तांबे के तार के द्वारा जोड़ दिया जाता है। और जब हम देखेंगे कि क्या बल्ब जलता है, अगर वो नहीं जलता तो वो जल जो है विद्युत का सुचालक नहीं है, वो विद्युत का कुचालक है। इसलिए आसुत जल जो है विद्युत का कुचालक होता है। अगर हम इसमें लवण घोलने नमक डाल देते हैं तो वही बल्ब जो है जलने लगता है। तो इसलिए लवण घोलने के बाद जल जो है विद्युत का सुचालक हो जाता है। इसी तरह जब बारिश के दिन आते हैं तो दीवारों में भी करंट आने लगता है हम लोगों को। तो दीवार में क्या रहता है, वो लवण युक्त पानी रहने के कारण दीवार उस समय गीली रहती है और करंट आने का खतरा बना रहता है। आगे कीजिए सर। अभी सरिता में कनेक्ट है क्या? सर इससे पहले का दिखाइए ना। उसके बाद जल एक अनोखा विलायक। जल को सार्वत्रिक विलायक भी कहा जाता है और सार्वभौमिक विलायक भी कहा जाता है। इसको सार्वभौमिक विलायक क्यों कहा जाता है? इसका कारण ये है कि कोई भी पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ को घोलने में सक्षम होता है, उसे कहते हैं विलायक। जल किसी अन्य रासायनिक की तुलना में अधिक यौगिकों को घोल सकता है, इसलिए सार्वभौमिक विलायक कहते हैं। और ये घुले, इसमें बहुत सारे लवण घुले रहते हैं। इसके लिए हम एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं। जैसे दूध में हम पानी डालेंगे तो पता भी नहीं चलता कि दूध में पानी डाला हुआ है, वो इतने अच्छे से घुल जाता है और इसलिए वो दूध में पानी जो है घुलनशील होता है। इसी तरह अगर पानी में लवण घुले हुए हैं तो ये हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन उसको हम एक कांच की पट्टी पे एक बूंद डाल के धूप में रख देंगे तो पानी तो उड़ जाएगा भाप बन के, लेकिन नीचे जो सफेद सफेद पदार्थ रह जाता है वो कहलाता है लवण। इस तरह हम जांच सकते हैं कि पानी में लवण होते हैं। इसके बाद जल में जो घुलनशीलता होती है जल की, जैसे संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन किसे कहेंगे कि पानी में अगर हम नमक, एक गिलास पानी लेंगे उसमें नमक डालते हैं और उसको घोलते रहते हैं और जब तक घोलते रहते हैं जब तक कि पानी जो है, पानी में नमक घुलता रहता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि वो नमक घुलना बंद हो जाता है, उसी स्थिति को हम कहते हैं संतृप्त विलयन। क्योंकि यहाँ पे विलयन पानी विलायक कहलाता है और नमक विलय कहलाता है। जिस चीज को हम घोलेंगे वो उसको विलय कहेंगे और जिस पानी को हम जिसमें घोलना है उसे विलायक कहेंगे और दोनों चीजें मिलकर बनता है विलयन। तो इस तरह यहाँ पे नमक और पानी का विलयन बन जाता है। और अगर हम उस पानी को गर्म करते, नमक वाले पानी को गर्म करते हैं और फिर नमक डालेंगे और उसको हिलाएंगे तो वो और घुलने लगता है। तो ये कहा जा सकता है कि ताप बढ़ने के साथ ठोस पदार्थ जो है ज्यादा घुलते हैं, उनकी घुलनशीलता जो है तापक्रम के अनुसार बदल जाती है, बढ़ जाती है। इसी तरह उसमें द्रव भी घुल जाते हैं, गैस भी पानी में घुल जाती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड जो है ज्यादा घुलनशील होती है और ऑक्सीजन कम घुलनशील होती है। इसीलिए शीतल पेय कोल्ड ड्रिंक्स जो बनाते हैं उनमें अधिक दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल में विलय की जाती है। तभी कहते हैं कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीने चाहिए क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहती है जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। तो गैसें जो है पानी में घुलनशील है, लेकिन ताप के साथ गैसों का विपरीत परिवर्तन होता है कि ताप जब बढ़ता है तो गैस की मात्रा उसमें कम हो जाती है। जब गर्मी के दिनों में तालाबों में जब पानी गर्म हो जाता है तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है क्योंकि ताप की वृद्धि हो जाती है।
इसके कारण मछलियां वगैरह मरने लगती हैं तालाबों में। क्यों मरने लगती है? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, उनको सांस लेने में तकलीफ होती है और वो मर जाती है। आगे कीजिए सर। समुद्री जल का खारापन। तो औसत समुद्री जल जो है, वर्षा जल से ही समुद्री जल बनता है, क्योंकि जब वर्षा का जल जो है मुख्य रूप से अशुद्ध जल ही होता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो समुद्र में आता है, कैसे आता है और कैसे वो खारा हो जाता है। उसकी प्रक्रिया कुछ इस तरह है कि जब जब बारिश होती है, वर्षा होती है, तो बहुत सारी गैसें इसमें घुल जाती है हमारी पृथ्वी पर, और वो जल मृदा और चट्टानों में से होकर आता है वो पानी, और जिससे नदियों से होता है, नदियों से बहकर समुद्र में आता है। इस तरह उसमें बहुत सारे लवण घुल जाते हैं, और इन लवणों के घुलने से समुद्र का पानी जो है खारा हो जाता है। तो औसत समुद्री लवणता 35 प्रति हजार है। इसका अर्थ है कि 1 किलोग्राम जल में 35 ग्राम लवण की मात्रा का होना। और समुद्री जल में प्रवेश करने वाले सबसे महत्वपूर्ण तत्व है कैल्शियम, और इसमें समुद्री लवणता का 77.8% केवल सोडियम क्लोराइड के कारण होता है। सोडियम क्लोराइड मतलब नमक, जिसको हम आम भाषा में नमक कहते हैं। सोडियम क्लोराइड नमक का रासायनिक नाम है। समुद्री जल के खारेपन का गहराई के साथ वैसा ही संबंध है जैसे तापमान का 3 स्तरीय प्रणाली से है। सामान्यतः गहराई बढ़ने के साथ लवणता कम हो जाती है। इसमें पानी में नमक के अतिरिक्त और भी बहुत सारे लवण पाए जाते हैं, जो कि सोडियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड। तो ये जो है नमक की अपेक्षा बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। आगे कीजिए सर। ये नहीं सर। हाँ, समुद्री जल का मुख्य लवण नमक, आयोडीन, अवाकारक साल्ट एक रासायनिक तत्व है। आयोडीन हमारे आहार के प्रमुख पोषक तत्वों में से है, और इसकी कमी से दिमाग और शरीर के विकास से जुड़ी कई बीमारियां होती है। नमक समुद्री जल में पाया जाता है, जिसमें आयोडीन सबसे अधिक मात्रा में होता है। आयोडीन की कमी से घेंगा या गॉइटर रोग हो जाता है, जो कि गले में सूजन, ये दिख रहा है जैसे कि चित्र में, इसके गले में सूजन है, इसका वैसे कोई इलाज नहीं निकला है, ये हमेशा ऐसे ही रहता है। आगे सर, प्रश्न उत्तर आगे। चलो ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा मैं रिपीट कर देती हूँ कि पानी का थोड़ा सा रिवीजन कर देती हूँ, पुनरावृत्ति थोड़ी सी। तो जल जो है हमारी पृथ्वी पर लगभग 3/4 भाग पर उपलब्ध है, जिसमें से महासागर, हिमखंड और अन्य स्रोतों में पाया जाता है। और मनुष्य में ये जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक है, सभी जैविक क्रियाओं के लिए। और जंतु और पौधे सभी को पानी की आवश्यकता होती है सभी क्रियाएं करने के लिए। पेयजल, पीने योग्य पानी को पेयजल कहा जाता है, जो कि समुचित रूप से उच्च गुणवत्ता वाला पानी होता है। और इनको शुद्ध करने के लिए बहुत सारी चीजों का हम उपयोग करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, लाल दवा या पोटेशियम परमैंगनेट, या बैंगनी विकिरण, सिरेमिक कैंडल के द्वारा हमको शुद्ध करते हैं। आसुर जल जो सबसे शुद्धतम जल होता है, जिसको प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है। जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस, गलनांक भी 0 डिग्री सेल्सियस, और क्वथनांक जो है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और अशुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, और अगर उसमें लवण घोल देते हैं तो वो विद्युत का कुचालक हो जाता है पानी। और विद्युत की जल चालकता कहा जाता है, विद्युत का कुछ विलायक है। इसके भौतिक गुण में जल जो है रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और पारदर्शी होता है, और सामान्य अवस्था में द्रव अवस्था में पाया जाता है। इस तरह
आगे जो है हमारा समुद्री जल का खारापन, बहुत सारे लवणों के कारण समुद्र का जल जो है खारा होता है। और इस तरह हमारा ये रिवीजन हो गया। आ गया हाँ आ गया। आ गया। चलो ठीक है, तो मैं प्रश्न पूछूंगी अब। सब प्रश्न लाइए, प्रश्नों वाली स्लाइड निकालिए सर। हाँ, पहला प्रश्न। पृथ्वी पर अब उपलब्ध जल अनम्यूट की हो सकते हो प्रतिशत जवाब देने के लिए। मात्रा पहला महासागर में प्रश्न है, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत मात्रा महासागर में है? 97% सही। क्या नाम है बेटा आपका? 97 रोशनी यादव। रोशनी यादव, वेरी गुड, एक्सीलेंट। दूसरा प्रश्न, मनुष्य के शरीर में जल की कितनी मात्रा होती है? 70%। 70%। सही जवाब। नाम बताइए अपना। राहुल तीन लोगों ने सही जवाब दिया, रोशनी यादव, हिमेश कौशिक और एक राहुल। बोलिए आगे गुड, बढ़े। वेरी जी गुड। तीसरा प्रश्न, आसू जल है समुद्री जल, वर्षा वर्षा जल, जल, रोशनी भूमिगत जल। जल। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल वर्षा जल सही जवाब। बिल्कुल किसने जवाब दिया? रोशनी यादव। राहुल यादव। राहुल रूबी यादव, राम रोशनी टेके। यादव, हिमेश कौशिक और कौन बेटा? रूबी राम टेके। ओके, रूबी। रूबी राम टेके, वेरी गुड बेटा। कौन से स्कूल से हैं आप? कौन से स्कूल से? गुड। ओके बेटा, बहुत अगला बढ़िया, बहुत प्रश्न है, बढ़िया। अगला प्रश्न। प्रश्न पूछने से पहले ही जवाब दे दिया। क्या नाम है बेटा आपका? कुमारी यादव। ओके, काफी लोग, शैल कुमारी यादव, रोशनी यादव, हिमेश कौशिक और एक और हाँ। हैं जी। बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। बिल्कुल, एक्सीडेंट। आगे बढ़ाइए सर, आगे बढ़ाइए सर। हाँ आगे पांचवा प्रश्न है, आसू जल विद्युत का खाली स्थान होता है। सुचालक, कुचालक, अर्धचालक, कोई नहीं। चालक रोशनी यादव। चालक, वेरी गुड बेटा। गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। ओके, अब एक प्रश्न, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग। वेरी गुड। नाम बताइए, किस किसने जवाब दिया? रोशनी यादव। जय कुमारी यादव। रूबी राम ओके, टेके। वेरी रूबी गुड, राम टेके। मैडम सबका गुड। नाम और फोटो मेरे को भिजवाएंगे, ठीक है? रूबी राम टेके का नया नाम आ रहा है, शैल कुमारी यादव का नया नाम आ रहा है, रोशनी का है। रोशनी ऑलरेडी पहले से बहुत, रोशनी और हिमेश हमेशा एक्टिव होते हैं, और भी इतने सारे बच्चे एक्टिव हो रहे हैं, बहुत बधाई बच्चों। हाँ, और एक और यादव का नाम, क्या नाम बेटे? राहुल यादव। राहुल यादव बेटा। कहाँ से, कौन से स्कूल से हैं? शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला लालपुर कला। ओके बेटा राहुल, बहुत बधाई बेटा, बहुत बधाई। तो बेटा आपका भी फोन नंबर और ग्रुप से आपको, आप लोग भी जुड़ेंगे सभी लोग, यदि आपको लगता है तो हम आपको नंबर अभी शेयर करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है? हाँ चलिए आगे बढ़े बेटा। अगला है, जल का क्वथनांक कितना होता है? जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। जल के किस गुण के कारण प्रकाश जलीय पौधों तक पहुंचता है? पारदर्शी। वेरी गुड, गुड। पारदर्शी। समझ गए, मतलब जवाब आ गया का मतलब सभी समझ गए हो। तो इस तरह
अब आप लोग क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट दे रही हूँ मैं आपको कि यहाँ पे जितने भी हमारे जल के स्रोत हैं उन सबके चित्र बनाओगे आप लोग। यस मैम यस इसमें क्लास का आप लोगों ने कंकाल का बनाया था क्या? कंकाल का बनाया था? चित्र बनाया था? इसने बनाया है कंकाल का दी थी? नहीं बनाया ना? बना लेना कि जितने भी स्रोत हैं उन सबके हमारे गांव में क्या क्या पानी के स्रोत हैं सबके बनाएंगे। यस मैम ओके बेटा, बहुत और बढ़िया। समय हमारी क्लास में जी मैडम, ये आपको नीचे एक नंबर दिखाई दे रहा होगा बेटा, ये लिखा है 9893091716। इसमें आप अपना फोन नंबर और अपने स्कूल का पता भेजेंगे और आज जिन्होंने बहुत जवाब दिया है उनके लिए उनको उनका लीडर बोर्ड में नाम, चूंकि आने वाले हफ्ते में संडे पास आ रहा है, तो अपनी फोटो और नाम पता भेजेंगे इस नंबर पे और ग्रुप से जुड़ने के लिए भी। तो बहुत सही और काफी इंटरेस्टिंग क्लास के साथ मैडम, यदि आप सभी लोग नंबर एक बार नोट करें, फिर मैं ये वाला स्क्रीन बंद करूंगा और फिर हम अगली क्लास के लिए चलेंगे। लौकान द्विवेदी जी की क्लास में चलेंगे थोड़ा ही समय पे। जब तक मैडम कुछ बात कर रही हैं, संगीता शर्मा मैडम, यदि कुछ कहना है तो कह सकते हैं और उसके बाद फिर हम क्लोज करेंगे। बस सुनने के लिए, समझने के लिए आपका धन्यवाद। ठीक है बच्चों, आप सभी बिल्कुल बेटा, आप सभी लोगों ने नंबर नोट कर लिया? थैंक यू बेटा, थैंक यू सभी को, धन्यवाद, सभी का धन्यवाद बहुत। ओके बेटा, जय हिंद बेटा, सभी को जय हिंद। और फिर से मिलते हैं बेटा 5:15 में हम, है ना? चलिए ठीक है बेटा, सभी को जय हिंद।